हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज का क्लास है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद को बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो भी आपको पॉइंट आपको महत्वपूर्ण लगे उसको आप नोट कर लीजिएगा, वैसे हम बता भी देंगे। सबसे पहले तो आप राष्ट्रवाद समझ लीजिए। राष्ट्रवाद होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है। ठीक है, जैसे राष्ट्र के प्रति प्रेम का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि यहाँ भारत में क्रिकेट हो रहा है। ठीक है, या कहीं पर भी क्रिकेट हो रहा है और भारत अगर जीतता है तो आपको गौरवान्वित महसूस होता है, आपको बड़ी खुशी होता है। क्या आपको इससे कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इससे भारत जीता है, भारत का नाम गौरवान्वित हुआ है, भारत का नाम ऊंचा हुआ है, इसलिए आपको अच्छा लगता है और आप खुशी मनाते हैं, आप जो है क्रैकर्स फोड़ते हैं। इसीलिए क्या होगा कि आप राष्ट्र के प्रति, मतलब आप देश के प्रति आपका प्रेम है, इसलिए आप इतना उत्साह या आप इतना खुशी मनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कि आप बिहार में रहते हैं और मान लीजिए कि भारत के कुछ अन्य राज्य जैसे जम्मू कश्मीर में अगर कुछ आतंकवादी घटना या कुछ हो जाता है तो आपको ऐसा नहीं कि दुख नहीं होगा, आपको भी दुख होगा, क्योंकि आपको राष्ट्र से प्रेम है। आप भारत के हैं तो आप राष्ट्र से, आप भारत से प्यार करते हैं। मान लीजिए कि कोई खिलाड़ी कोई किसी दूसरे देश में जीतता है, गोल्ड मेडल जीतता है, और वहाँ पर क्या होता है कि अगर तिरंगा वहाँ पर लेके अगर फहराता है तो आप गौरवान्वित महसूस होते हैं, क्योंकि आप भारत से प्रेम करते हैं। तो राष्ट्र से प्रेम करना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, अब राष्ट्रवाद की जो भावना है, एक विचार है, भावना है, ये सबसे पहले यूरोप में पनपी। और यूरोप में कहाँ पर? फ्रांस में। यही है फ्रांस, आप देख लीजिए इसको गौर से। ये है क्या? फ्रांस है। ये पूरा यूरोप महादेश है। आप जानते हैं कि आप दुनिया में 7 महादेश है, उसमें यूरोप भी एक महादेश है। ठीक है, तो यूरोप महादेश में सबसे पहले फ्रांस में ये जो है राष्ट्रवाद की भावना पनपी, यानी राष्ट्रवाद की जो नींव है वो सबसे पहले यूरोप के फ्रांस नामक देश में पनपी। अब वहाँ पर क्यों ऐसा हुआ इसको हम लोग समझते हैं। तो वहाँ पर 1789 में एक एक चीज़ करके हम लोग देखते हैं। 1789 के पहले वहाँ पर राजा का राज था। ठीक है, राजा वहाँ राज करते थे, और राजा जब राज करते थे तो वहाँ पर लोग, जो राजा जो होते थे वो स्वेच्छाकारी होते थे, निरंकुश होते थे। निरंकुश का मतलब होता है कि उस पर आप अंकुश नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अंकुश मतलब आप जो है अंकुश मतलब कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई नहीं, मतलब राजा का जो इच्छा होगा वही उसका कानून होता है। राजा का आज्ञा ही उसका कानून होता है। राजा जो कहेगा ना वही होगा। तो ये होता था वहाँ पर। यानी इससे पहले जो है 1789 के पहले लोग राजा से प्यार करता था, राष्ट्र से प्यार नहीं करता था, मतलब अपने राष्ट्र से प्यार नहीं करता था। ठीक है, लेकिन राजा तो आते जाते रहेगा और राष्ट्र सब दिन रहेगा। तो आप लोगों की भावना ये थी कि आप राष्ट्र से प्रेम कीजिए, आप राजा से प्रेम नहीं कीजिए। ठीक है, तो वहाँ पर एक जो है सोरियो नामक एक, फ्रेडरिक सोरियो नामक एक क्या थे, एक कलाकार थे जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। ठीक है, तो फ्रेडरिक सोरियो ने एक कला बनाया, एक चित्र बनाया, इसको हम लोग दिखाएंगे अभी। वो चित्र के अनुसार कि वो चित्र में दिखाया गया है कि आप पितृभूमि का वंदना सब कर रहे हैं, कतार में खड़े हैं और वो कर रहे हैं, और जो राजा महाराजा है उसको हटा दिया गया है। तो वहाँ उस कलाकार के, मतलब उस सपनों का, यानी कहेंगे कि कल्पना का शहर बसाना चाहता था फ्रेडरिक सोरियो, और उसके हिसाब से वहाँ पर क्या हो गया, फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना उभरी। दूसरा था वहाँ पर फ्रांस में बूर्बो राजवंश का राजा था। ठीक है, वहाँ पर लुई 16वां था बूर्बो वंश का। ठीक है, वहाँ पे 1789 के पहले वहाँ पर राजा कौन था? बूर्बो वंश का राजा था लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां था, लुई 16वां। ठीक है, तो लुई 16वां वहाँ पर राजा था। वो बहुत ही अविवेकी और निरंकुश शासक था, स्वेच्छाकारी था। मतलब समझिए कि 20 वर्ष की आयु में वो राजा बन गया और उसको विशेषाधिकार प्राप्त था कि आप राजा का बेटा ही राजा होगा, इसलिए राजा बना।
और बहुत ही कहेंगे निरंकुश, यानी उसका इच्छा ही कानून है, वो जो कहेगा वही। और वो रहता भी नहीं था वहाँ पर, ठीक है। वो पेरिस से बहुत दूर में जाकर एक वर्साय नामक एक जगह था, वहाँ पर वो शीश महल में रहता था, अपने भोग विलास में डूबा हुआ था। प्रशासन जनता क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रवाद की भावना है वो उसके कारण अविवेकी राजा के कारण भी पनपा, यानी राजा अयोग्य था, अविवेकी था, निरंकुश था। इसके लिए भी लोगों को असंतोष बढ़ता गया। अब असंतोष क्यों बढ़ा? क्योंकि उससे पहले जब 1789 के पहले राजा का राज था तो वहाँ पे जनसंख्या जो है अनियंत्रित हो गई। जनसंख्या अनियंत्रित होने से खाद्यान्नों में कमी होने लगी। दूसरा बात कि जो ओला और वृष्टि प्राकृतिक आपदा है उसके पड़ने से क्या हो गया, किसानों के फसल नष्ट हो गए, यानी खाद्यान्न में कमी हो गई, जनसंख्या बढ़ गया, जिससे वहाँ पे पाव-रोटी जो है बहुत ही फेमस खाना था, तो वहाँ पे पाव-रोटी की कमी होने लगा, ठीक है। किसानों की फसल बर्बाद हो गए, ठीक है। और जो है ये लुई 16वां जो था वो राज्य को, यानी अपने देश को 3 वर्गों में बांट दिया था। जो पहला वर्ग था वो था पादरी, ठीक है, पादरी। दूसरा वर्ग कुलीन था और तीसरा वर्ग था आम जनता, ठीक है। 3 वर्ग में बांट दिया था, ठीक है। अब ये जो पादरी होता था वो किसी चर्च का पुजारी हुआ करता था। चर्च का मतलब वो तो बड़े ओहदे का पुजारी होता था, उनके पास अगाध संपत्ति होती थी और इस संपत्ति पे इसको कर यानी टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसकी पहुंच जो है, इसका पहुंच राजा तक था, तो इनको कर नहीं देना पड़ता था क्योंकि ये बड़ा ओहदे वाला था पादरी, ठीक है। दूसरा वर्ग आता था कुलीन का, तो कुलीन भी बहुत बड़े बड़े कुलीन होते थे, बड़े बड़े आदमी होते थे, बहुत संपत्ति वाला होता था, बहुत ही अच्छे खानदान के होते थे ये कुलीन। तो इसको भी कर नहीं देना पड़ता था क्योंकि ये राजा के कुछ तो दरबारे में रहता था और कुछ देहाती जो कुलीन होते थे वो अपना बड़ा सा ज़मींदारी है तो खेती उती पर करवाते थे। और ये जो कुलीन होते थे, बड़ा कुलीन मतलब 2 कुलीन था, एक बड़े कुलीन था, एक देहाती कुलीन थी। बड़े कुलीन जो है राजा के साथ रहते थे, उनका चाटुकारी चालूपसी यानी चमचा बेलचा था, उसका जी में जी हौ में हौ करते रहता था, तो जिसके कारण उसको कर नहीं देना पड़ता था। और दूसरा जो पादरी था वो भी उसका चाटुकारिता करते थे और बड़े ओहदे का था, बड़ा आदमी था, इसीलिए इसको कर नहीं देना पड़ता था। तो कर का बोझ जो है आम जनता पर आ गया। आम जनता पहले से ही जनसंख्या अनियंत्रित होने के कारण और ओलावृष्टि के कारण यानी खाद्यान्न में कमी होने के कारण और जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण जो है लोग असंतोष बढ़ गया था। इधर कर का बोझ जो है, कर का बोझ यानी टैक्स का बोझ पूरा आम जनता पर डाल दिया था, इसलिए आम जनता में एक असंतोष की भावना जगी। अब देखिए यहाँ जो आम जनता है वो आम जनता में जब कर का बोझ, असंतोष जब फैला, तब यहीं से कुछ दिनों के बाद यही आम जनता में से एक वर्ग उभर कर आया जिसको बोलते हैं मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग या इसी को कहेंगे बुजुर्गवा वर्ग, मध्यम वर्ग या बुजुर्गवा वर्ग कहेंगे, ठीक है। बुजुर्गवा वर्ग, इस बुजुर्गवा वर्ग में कौन रहते थे? तो बड़े बड़े व्यापारी रहते थे, ठीक है, अस्पताल के डॉक्टर रहते थे, सरकारी कर्मचारी रहते थे। यानी इसमें जो बुजुर्गवा वर्ग मध्यम वर्ग है उसको पास दोनों चीज़ था, पैसा भी था, धन भी था, लेकिन क्या नहीं था? समानता उनके पास नहीं था, ठीक है। उसके पास समानता नहीं था। समानता ये कि आप इतने बड़े बड़े पादरी और कुलीन को आप जो है टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, हम लोग को टैक्स देना पड़ रहा है। हम लोग काम भी करते हैं तभी टैक्स देना पड़ता है, जो कमाते हैं पैसा उसमें टैक्स देना पड़ता है। ये लोग जो है कुछ नहीं करता है, इसको टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसके ऊपर ये दोनों टैक्स भी वसूलते थे, कुछ ऐसे कर होते थे जो ये वसूलते थे, जिसके कारण जो है ये जो मध्यम वर्ग है वो मध्यम वर्ग जो है क्रांतिकारी आंदोलन करने लगे, ठीक है। दूसरा कारण ये हुआ था कि फ्रांस जो है ना, फ्रांस वो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, अमेरिका का साथ दिया था, तो उसमें फ्रांस का बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था और उसमें करीब 10,000 जो है 10,000 लिबरे, वहाँ का लिबरे रुपया वो कहा जाता है लिबरे, तो वहाँ 10,000 लिबरे जो है वहाँ पर उसको कर्जा हो गया था। वो कर्जा का सूद भी मांग रहा था, ठीक है। तो जिसके कारण भी वहाँ के लोगों को क्या हुआ
कि राष्ट्रवाद की भावना या क्रांति, वहाँ पे फ्रांस में क्रांति, कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद क्या होता है कि राष्ट्र से प्रेम करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के भौगोलिक, संस्कृति और समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम और एकता की भावना को ही कहते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रवाद की नींव सबसे पहले कहाँ पड़ी? यूरोप में, और यूरोप में भी कहाँ पर? फ्रांस में पड़ी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियू ने एक चित्र बनाया जिसको कहा जाता है कल्पना का संसार, यानी संसार होना चाहिए। इसमें देख रहे हैं आप, जो राजा महाराजा है ये सारे ध्वस्त हो गए हैं, सबको उखाड़ के फेंक दिया है। और इसके चित्र में आपको दिख रहा होगा जितने भी इसके चमचा बेलचे हैं, राजा महाराजा है, सबको ध्वस्त कर दिया है। एक पितरी जो है, पितरी भक्ति यहाँ पर जो ये जो देश का जो ये एक वंदनीय है, एक मूर्ति है, उसको पूजा किया जा रहा है। उसको लोग चारों तरफ से अलग अलग कलर के झंडे से इसको पूजा किया जा रहा है कि नहीं हम क्या करेंगे, हम किसको पूजा करेंगे? देश को। हम देश को पूजा करेंगे, हम राजा को पूजा नहीं करेंगे। हम देश से प्रेम करेंगे, हम राजा से प्रेम नहीं करेंगे। इसीलिए इसको उखाड़ के फेंकल है। और ये देश को वंदनीय एक मूर्ति, एक पुतला को पूजा किया जा रहा है। इसी का ये कल्पना था, किसका? फ्रेडरिक सोरियू का। ठीक है, तो इसके कारण भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। आगे देखते हैं फ्रांसीसी कलाकार। अब देखिए, आपको बता दिए कि बुर्बो राजवंश में लुई 16वां का यही 16वां है। आप देख लीजिए कि कितना ये निरंकुश और कितना अविवेकी राजा था, जिसको शासन और प्रशासन संभालने नहीं आता था, जनता को संभालने नहीं आता था, और ये खुद के भोग विलास में डूबे हुए थे। यही है बुर्बो राजवंश के लुई 16वां है। ठीक है, चलिए, तो 1774 में लुई 16वां 20 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा, और लुई 16वां एक अविवेकी, अयोग्य, स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक था। तो लुई 16वां के समय समाज 3 वर्गों में बटा था। आपको बता दिए, पादरी, कुलीन और आम जनता। कर का बोझ किस पर था? मध्यम वर्ग पर था, यानी आम जनता पर था, जिससे जनसाधारण में असंतोष की भावना बढ़ी और लोग आंदोलन के लिए उतारू हो गए। ठीक है, इस बढ़ते असंतोष के कारण बुजुर्गा वर्ग अभी बता दिए, बुजुर्गा वर्ग को ही क्या कहते हैं? मध्यम वर्ग कहते हैं। इसमें कौन आते हैं? तो इसमें पढ़ा लिखला, जो ज़्यादा पढ़े लिखे, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, आपको जो है बड़ा बड़ा व्यापारी हो गया, जिसके पास धन और पैसा भी है लेकिन समानता का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो है, ये सारे मिल के इसमें जो असंतोष की भावना जब बढ़ी तो उन्होंने एक दल का निर्माण किया जिसको कहते हैं जैकोबिन दल। क्या कहते हैं? जैकोबिन दल कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे लोग, मान ले 100 आदमी है, उसमें से अगर मान ले 75 आदमी राजा से प्यार करता है, तो उसमें 25 आदमी जो है, जो मध्यम वर्ग के है, उसको लगता है नहीं राजा तो आते जाते रहेगा, हम राजा से प्यार नहीं करेंगे, हम देश से प्यार करेंगे। इसीलिए वो 25 आदमी मिल करके, यानी एक मध्यम वर्ग या बुजुर्गा वर्ग मिलके एक जैकोबिन दल का निर्माण करता है, और आगे चलकर इस जैकोबिन क्लब के नाम से ये विख्यात हो जाता है। ठीक है, जैकोबिन दल का सबसे प्रभावशाली नेता होता है रॉबस्पियर। ठीक है, सबसे प्रभावशाली नेता कौन होता है? रॉबस्पियर होता है। और 1792 में रॉबस्पियर पेरिस के नगर पालिका को भंग कर शासन को अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, कब? 1792 में रॉबस्पियर जो था वो जैकोबिन दल का एक सर्वश्रेष्ठ नेता था, जिन्होंने पेरिस के नगर पालिका को भंग कर दिया और फिर शासन को अपने हाथ में ले लेता है। और 10 अगस्त 1792 को टिलोरियो के राजमहल पर पेरिस वालों ने आक्रमण कर दिया और राजा और उसके परिवार को बंधक बना लिया, यानी लुई 16वां और उसके जितने भी बेटा बेटी पत्नी थी सबको बंधक बना लिया। और उन्होंने कहा कि देखिए, आप अपने पद से इस्तीफा दो और फिर चुनाव कराओ। ठीक है, तो नेशनल असेंबली को भांग कर चुनाव करवाया गया, जिसमें उग्रपंथी जैकोबिन दल को बहुमत मिला, और असेंबली का नाम क्या बदल के, जो जैकोबिन दल था उसको बदल के रख दिया, क्या? कन्वेंशन रखा गया। ठीक है,
और यहाँ पर जो चुनाव कराया गया तो उसमें सर्वसम्मति से कौन विजय हुआ? तो विजय हुआ आपको रॉबस्पियर। ठीक है, तो रॉबस्पियर अब बन गया, अपने शासन को हाथों में ले लिया। 21 जनवरी 1793 में सार्वजनिक रूप से राजा और उसके पत्नी को गैलोटीन पर चढ़ाकर मृत्युदंड दे दिया। यानी डॉक्टर गैलोटीन ने आविष्कार किया था एक ऐसा मशीन जिसमें सर जो है वो धड़ से अलग कर देता है। तो यहाँ पर उनकी पत्नी को और राजा को क्या किया? गैलोटीन मशीन से सर से धड़ को अलग कर दिया 1 साल बाद, यानी 92 में, और इधर ये 93 में। 92 में रॉबस्पियर ने सत्ता संभाला और 1793 में दोनों राजा और रानी दोनों को क्या किया? मार दिया। अब रॉबस्पियर के अति कठोर नीति कन्वेंशन के अंदर भी विरोधी सक्रिय हो गए। अब ये तो क्या अति कठोर नियम, यानी राजा रानी को तो मार ही दिया और बड़ा बड़ा फैसला लेता था, बहुत ही अति कठोर नियम सब ये बना रहे थे रॉबस्पियर। यानी उस समय फ्रांस में आतंक का राज कहा जाता है। ठीक है, आतंक का राज हो गया था। ठीक है, मतलब बहुत ही कठोर नियम बना रहे थे, जिसके कारण उसके रॉबस्पियर जो जैकोबिन दल था, कन्वेंशन था, उसके अंदर भी फूट पड़ने लगा और उसमें से कुछ आदमी जो है वो योजना बनाने लगा कि कैसे रॉबस्पियर को हटाया जाए या इसको मारा जाए। इसके लिए एक योजना बनाया गया। उस योजना के अनुसार 1794 को रॉबस्पियर और उसके 92 साथियों को गिलेटिन पर चढ़ा करके आतंक का राज समाप्त कर दिया। सबको गिलेटिन पर चढ़ा दिया, यानी रॉबस्पियर को भी, उनके 92 साथी को भी सर से धड़ अलग करवा दिया। ठीक है, अब शासन किसके हाथ में आ गया? तो बुजुर्गा वर्ग जो आम जनता था, जो मध्यम वर्ग था, उसके हाथ में अब शासन आ गई। अब जो शक्ति को जो है डायरेक्टरी को सौंप दिया। डायरेक्टरी क्या होता है? डायरेक्टरी एक 5 सदस्यीय समिति होता है जिसको उन्होंने शक्ति को ट्रांसफ़र कर दिया और डायरेक्टरी में 5 व्यक्ति का समिति होता है। लेकिन अव्यवस्था जो है अभी भी सुधरी नहीं। अव्यवस्था जो है अभी भी बनी हुई है। लोग जो है बेरोजगार है, किसान भूखमरे मर रहे हैं। ठीक है, शासन व्यवस्था जो है अव्यवस्थित हो गया है, अनियंत्रित हो गया है। अभी भी जो है देश जो है अच्छा नहीं चल रहा है। उसी समय एंट्री होता है किसका? नेपोलियन का। ठीक है, तो 1799 में नेपोलियन ने डायरेक्टरी का तख्ता पलट कर दिया और प्रथम काउंसिल बन गया। ठीक है, प्रथम काउंसिल। नेपोलियन के बारे में हम लोग बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रांस में क्रांति के मुख्य कारण क्या क्या थे उसको हम लोग वो रिवाइज कर लेते थे। क्या हुआ था? जो आम जनता था, उसी आम जनता से कुछ लोग उभर के आए जिसको नाम दिया गया मध्यम वर्ग, जिसमें पढ़े लिखे थे, बड़े धन पैसा भी था, लेकिन समानता नहीं था। इसलिए ऐसे वर्ग को मध्यम वर्ग या बुजुर्गा वर्ग कहते हैं। उसी समय दार्शनिक की भूमिका भी फ्रांस की क्रांति में अहम रहा और अयोग्य और अविवेकी राजा जो था वो भी फ्रांसीसी क्रांति को तुल दिया। अगर वो राजा ठीक रहता तो फिर क्रांति नहीं होती। राजनीतिक और प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण भी फ्रांस में क्रांति हुई। अब फ्रांस में क्रांति होने के लिए ये जो दार्शनिक की भूमिका है, मध्यम वर्ग का उदय है, ये राष्ट्र की भावना लोगों के मन में कैसे जगाया? ठीक है, क्योंकि आपको सब दिन से आप पूछते आ रहे हैं राजा को, राजा जो कहेगा वही करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई दंगा फसाद हो गया तो प्रशासन कुछ नहीं करेगा, वो राजा से पूछना पड़ेगा कि भाई हम यहाँ पर क्या करें। यानी ऐसा कानून हो गया था। तो राष्ट्रवाद की भावना की रचना कैसे? क्रांतिकारियों ने लोगों में एक साझा पहचान बनाने के लिए, साझा पहचान की भावना स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए। एक तो पितृभूमि या उसके नागरिकों को ला पेट्री और ले सिटोयन कहा गया। ठीक है, जैसे हम लोग भारत माता की जय, भारत को माता कहते हैं, उसी तरह से वहाँ पे फ्रांस को पितृभूमि यानी पिता करके संबोधित किया गया कि भारत माता, भारत को माता कहते हैं, उसे फ्रांस को कहा गया फ्रांस का पिता। ठीक है, और उसको ऐसा कहने से क्या होगा? लोगों में एक राष्ट्रवाद की भावना जगती है। जैसे कहते हैं भारत माता की जय, तो एक राष्ट्रवाद की भावना अंदर से आता है। ठीक है, एकजुट होने का भावना आता है। उसी तरह से अगर कहेंगे, अगर वहाँ पे कहता कि फ्रांस पिता की जय,
ठीक है, ऐसा फ्रांस पिता की जय। तो क्या होते, लोगों के राष्ट्रभाव की भावना जगती, इसीलिए वहाँ एक पितृभूमि और उसके नागरिकों को, यानी भूमि को कहा गया पिता और उसके नागरिक को कहा गया ला पेट्री और ला सिटोयन। ठीक है, उसके बाद लोगों में राष्ट्रीय भावना जागरूक करने के लिए फ्रांसीसी झंडा अपनाया गया, ताकि लोग झंडा को देखकर लोग राष्ट्रवाद की भावना जगे। स्टेट जनरल को सक्रिय नागरिक द्वारा चुना गया। स्टेट जनरल, स्टेट एक क्या होता है, एक संसदीय संरचना होती है। जो स्टेट जनरल का जो प्रधान होता है स्टेट का, यानी संसद का जो प्रधान होता है, उसको चुना गया किसको, नागरिकों के द्वारा चुना गया। ये राजा के द्वारा नहीं, नागरिकों के द्वारा चुना गया। तब इसमें सबके सहमति से जब चुनेंगे तो शक्ति का विभाजन होगा। ठीक है, और केंद्रीय शासन व्यवस्था लागू किया गया। केंद्रीय शासन व्यवस्था मतलब शीर्ष पर एक होगा और उसी के हिसाब से नीचा नीचा काम करेगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच भाषा को बढ़ावा दिया गया। अब फ्रेंच में बोलेंगे तो और क्या होगा, हमें राष्ट्रवाद की भावना मजबूत होगा। उसके बाद राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, ताकि अगर जैसे हमारे देश में भी अगर राष्ट्रीय गीत अगर गाते हैं तो कैसे हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं, हम जो है अपने देश के लिए कुर्बान करने के लिए निछावर हो जाते हैं। उसी तरह से राष्ट्रीय गीत को वहाँ पर अपनाया गया, ताकि लोगों में राष्ट्रवाद की, देश के प्रति प्रेम बढ़े। चलिए, उसके बाद जो है भार और मापन की मानक जो है मानक पद्धति को अपनाया गया। ऐसे पहले क्या होता था कि हाथ से एक हाथ दो हाथ, अब इसमें क्या होता है कि हाथ से अगर नापते हैं ना तो कोई आदमी अगर बड़ा रहता है तो उसका हाथ बड़ा है, कोई आदमी अगर छोटा है, भूटा है, तो उसका हाथ छोटा हो जाता था। इसमें जो मापन प्रणाली है उसको क्या हो जाता था कि दिक्कत हो जाता था। तो भार और मापन की जो मानक पद्धति है उसको अपनाया गया कि इतना होता है 1 किलो, इतना होता है 1 फीट। ये कहीं पर भी जाएंगे दुनिया में तो उतना ही होता है। ऐसा नहीं कि भारत में हो जाएगा 1 फीट छोटा और वहाँ पे हो जाएगा बड़ा, ऐसा नहीं है। मतलब हर जगह एक मापन और भार का एक मानक पद्धति को अपनाया गया। और जब नेपोलियन की एंट्री हुई तो 1799 में हम बताए थे आपको कि डैक्सी का तख्ता पलट करके और राजनीतिक शक्ति प्राप्त की। 1799 में प्रथम काउंसिल बना था। ठीक है, लेकिन 1804 में नेपोलियन सम्राट बन गया। उन्होंने एक नेपोलियन कोड या सिविल कोड लागू किया। सिविल कोड या नेपोलियन कोड का मतलब हो गया सबके लिए समान कानून। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या क्या योगदान, क्या क्या बनाया, तो उसमें जो है सिविल कोड में कहा कि जन्म के आधार पर विशेष अधिकार समाप्त हो गया। ठीक है, जन्म की दर मतलब हम कुलीन वर्ग में हैं, तो कुलीन वर्ग में है तो हम क्या रहेंगे, कुलीन रहेंगे। यानी हमको जन्म सिद्ध अधिकार है, हमको जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त है, हमको कर नहीं देना है। ठीक है, जन्म के आधार पर, यानी हम जन्म के आधार पर राजा का बेटा है तो राजा बनेंगे, ये विशेषाधिकार था। हम पादरी का बेटा है तो हम ही पादरी बनेंगे, हम ही चर्च का मालिक होंगे, हम ही कर लेंगे। ये विशेषाधिकार था जिसको उन्होंने समाप्त कर दिया, यानी समानता का अधिकार दिया गया। नागरिक को समान हैसियत प्रदान की गई। सभी नागरिक को समान, जो एक पादरी का होगा वही एक कुलीन का होगा, वही एक आम जनता का होगा। कानून के नज़र में सभी क्या है, समान के नज़रिया से उसको दिया गया, सभी को समान हैसियत दिया गया। संपत्ति के अधिकार को पुख्ता किया गया, सुरक्षा किया गया। जो कुलीन वर्ग के लोगों के पास संपत्ति था वो सबको क्या किया गया, सुरक्षित कर लिया गया, पुख्ता किया गया। और गरीबों में उसको, जो गरीब उसमें करने लगे। ठीक है, तो संपत्ति के आधार को पुख्ता किया गया। यातायात और संचारण के संसाधन को भी पुख्ता किया गया। जो यातायात का साधन जो राजा नहीं देखता था कि रोड टूटल है कि बनल है कि नहीं, वो सारे चीज़ को, यातायात को क्या किया गया, मजबूत किया गया। संचार, एक दूसरे से कनेक्टिविटी के लिए संचार की साधन को भी व्यवस्था किया गया। दास्ता और जागीर को ख़त्म किया गया। जो कुलीन के या कहेंगे पादरी के अंडर में जो रहता था, लोग दास्ता करते थे, उनका खातेदारी करते थे, उनको क्या किया गया, ख़त्म किया गया। कोई किसी का दास्ता नहीं करेगा, किसी का कोई जागीर नहीं होगा, सबका क्या होगा, समान अधिकार होगा। और एक समान कानून और मापन पद्धति अपनाया गया। ठीक है, यानी नेपोलियन ने अच्छा काम किया, इसीलिए नेपोलियन राष्ट्रवाद की नीति अपनाई। और ये जो चिनगारी है ये उनके बगल में जो देश था उन पे भी पड़ी कि देखो नेपोलियन वहाँ पे कितना अच्छा कर रहा है। ठीक है,
तो इनकी चिनगारी जब हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, मिलान, वर्सा में भी पड़ी, तो नेपोलियन ने क्या किया कि इस तरह से राष्ट्रवाद की भावना चलाते चलाते, यानी राष्ट्रवाद की भावना जो है, नेपोलियन की जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो अलग अलग देशों में बनी और सब नेपोलियन को सपोर्ट करने लगे, और जिससे वहाँ पर जर्मनी में उन्होंने एक राइन राज संघ की स्थापना की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि राइन राज संघ की स्थापना किसने की, तो कहेंगे नेपोलियन ने की। और राइन राज संघ में 39 राज्य था जो क्या था, राष्ट्रवाद की भावना के लिए सही था। मतलब राइन राज संघ में कितने राज्य थे, 39 राज्य थे, जो कि नेपोलियन ने किया था। ये जर्मनी को एकीकरण करने के लिए ये पृष्ठभूमि तैयार की गई। और 1834 में पर्सा ने जोल्वेराइन संघ की स्थापना की। पर्सा ने जोल्वेराइन एक व्यापारियों का एक संघ होता है, उसी संघ को उन्होंने स्थापना की पर्सा ने। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो है फ्रांस का जो संप्रभुता है, फ्रांस की जो शक्ति है वो धीरे धीरे मजबूत होते जा रही है। समझिए कि 39 देश मिल करके और उनको जो है सपोर्ट कर रहा है, मतलब उनका शक्ति, फ्रांस का शक्ति बहुत ही बढ़ रहा है। पूरा यूरोप में उनकी शक्ति बढ़ रहा है। नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी जो प्रभुता है, फ्रांसीसी जो शक्ति है वो नेपोलियन के कारण बढ़ रहा है, और जो अगल बगल का देश है वो सारा देश जो है वो नेपोलियन के आधिपत्य में आ रहा है। तो उनके आधिपत्य में आने के कारण जो दूसरा देश था, उस देश के लोगों ने भी नेपोलियन का विरोध किया कि हमारा राज आप जो है, हमारा देश जो है अपने आधिपत्य में क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरोध में यूरोप में क्या हुआ कि देशभक्ति का विक्षोभ जगने लगा। ठीक है, उसी में से कोई देशभक्ति करने लगा कि नहीं, जर्मनी जो है हमारा है, पर्सा हमारा है, उस पर नेपोलियन का आधिपत्य कैसे होगा। ठीक है, तो इस तरह से उन देशों में भी देशभक्ति का विद्रोह जागा। और 1815 में फ्रांस और मित्र राष्ट्र में थे ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया, हंगरी के बीच में वाटरलू का युद्ध हुआ, जिसमें नेपोलियन की पराजय हुई। और मित्र राष्ट्र जो थे ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया, हंगरी के बीच में क्या हुआ, विजय हुआ, इनका विजय हो गया। ठीक है, चलिए, तो जब यहाँ पर वाटरलू में युद्ध हुआ तो नेपोलियन हार गया। उधर पूरा मित्र राष्ट्र में सारे थे, ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ठीक है, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ये सारे देश मिल करके अकेले फ्रांस लड़ाई कर रहा था 1815 में। तो इसको फ्रांस को तो हरा दिया, यानी नेपोलियन जब हार गया तो नेपोलियन को बंधक बना लिया। और नेपोलियन से कहा गया कि कहाँ पर, वियना में। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी थे वियना। उस वियना में एक सम्मेलन हुआ जिसको कहा जाता है वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन। ठीक है, तो 1815 में ऑस्ट्रिया के वियना में, यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मित्र राष्ट्र मतलब हो गया ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया और हंगरी और फ्रांस के नेपोलियन के साथ जो है एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कहा गया कि जो भी नेपोलियन ने आधिपत्य किया है जिस देशों को, इन राज्यों को, उसको क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। तो इसका संधि हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन ये वियना कांग्रेस पूछता है कि वियना कांग्रेस कब हुआ या वियना सम्मेलन कब हुआ, तो क्या बोलेंगे, 1815 में हुआ। और ये इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे मेटरनिख। और ये कहाँ पर हुआ, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ। किसके बीच हुआ, तो मित्र राष्ट्र और फ्रांस के बीच हुआ, और इसे वियना सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, मेटरनिख ने की, चांसलर मेटरनिख ने की, जिसमें वियना की संधि भी हुई। अब वियना संधि में क्या किया गया, अब जो ये मेटरनिख था उनके बारे में भी देखिए। मेटरनिख बहुत भी प्रतिक्रियावादी था। प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है कि पुरातन व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है, और क्रांति का विरोध करना। क्या होता है, प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है पुरातन व्यवस्था, यानी पहले जो राजा महाराज का जो व्यवस्था था उनको बनाए रखना, क्रांति का विरोध करना। ठीक है, तो जो नेपोलियन ने विजित किया था देश, जो जितने देश पे अधिपत्य था उनको, वो कहा गया कि नेपोलियन द्वारा विजित देशों को वापस लौटाने को कहा गया, क्योंकि यहाँ नेपोलियन हार गया था, जो कहेगा वही करना पड़ेगा, बंधक बना लिया था। यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए
फ्रांस के चारों ओर कई टुकड़े टुकड़े देश कर दिए और अपने आदमी को, अपने जो मित्र राष्ट्र के देश थे उनको क्या कर दिया गया, बैठा दिया गया। जैसे पर्सा को पश्चिमी सीमा, पर्सा को फ्रांस की जो पश्चिमी सीमा था वहाँ पर महत्वपूर्ण क्षेत्र दे दिए गए, क्योंकि पर्सा इसमें आता था मित्र राष्ट्र में, ठीक है। दूसरा, इटली को मेटरनिख ने कई टुकड़ों में कर दिया, लघु राज्यों में विभक्त कर दिए, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर दिए। जैसे सिसिली और नेपल्स बुर्बो राजवंश को दे दिया, रोम और उसके निकट के राज्यों को पोप के अधीन करवा दिया। और ये जितने भी बुर्बो राजवंश है, पोप है, ये सब सारी क्या है, ये सब पुरातन व्यवस्था यानी राजा महाराज वाला व्यवस्था है। इसमें चुनाव वाला लोकतंत्र वाला व्यवस्था नहीं है, ये राजतंत्र वाला व्यवस्था है। ये सारे बुर्बो वंश, ठीक है। रोम और उसके निकटवर्ती क्षेत्र पोप को दे दिया। लोमार्डी और वेनेशिया ऑस्ट्रेलिया के अधीन कर दिया, ठीक है। परमा मोडेन और टस्किनी हैप्सबर्ग राजवंश को दे दिया। जेनोआ और सार्डिनिया पिडमेंट को दे दिया। उसके बाद देखिए ये इटली को कितने टुकड़ों में कर दिया, छोटा छोटा टुकड़ों में कर दिया उन्होंने। ये इटली अभी तो आपको पूरा दिख रहा है, पहले टुकड़ों में था। पोलैंड का एक भाग रूस को दे दिया। जर्मनी महासंघ में 39 राज्य था राइन संघ में, उसको वो बरकरार रखा, जिसका तहत उसको भंग नहीं किया, ठीक है। माल्टा, हेलीगोडलैंड और आदि को ब्रिटेन को दे दिया। फ्रांस और स्पेन बुर्बो राजवंश को दे दिया। और फ्रांस में जो है नेपोलियन हार गया था तो वहाँ पे लुई 18वां को राजगद्दी दे दिया। यानी लुई 18वां जो पहले लुई 16वां था और इसके समय में लुई 18वां को राजगद्दी दे दिया, जो कि राजा था और वो निरंकुश राजा था। वो भी चाहता था कि क्या है, राजगद्दी बना रहे। वियना कांग्रेस में प्रतिक्रियावादी शक्ति की जीत हुई, यानी पुरातन व्यवस्था की युद्ध हुई, जीत हुई और नेपोलियन युग का क्या हुआ, पराजय हुआ यहाँ पर। तो वियना संधि ने यूरोप के नक्शा को, मानचित्र को बदल के रख दिया, ठीक है। चलिए, तो यही है मेटरनिख साहब, और यही ने पुरातन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इतना जद्दोजहद किया, सारे को टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया। जैसे अंग्रेज हमारे देश में करते थे तो कहते थे कि बांटो और राज करो, बांटो और राज करो, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, बांटो, और जब तक ये लड़ते रहेंगे हम इस पर राज करते रहेंगे। यही वाला बात मेटरनिख ने अपनाया कि हम बांट देंगे तो एक दूसरे से ये एकजुट नहीं होंगे, राष्ट्रवाद की भावना नहीं पनपेगी, और इसीलिए उन्होंने टुकड़ा टुकड़ा में कर दिया और अपना आदमी जो पुरातन व्यवस्था था उसको हर जगह लागू कर दिया। मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था, क्रांति के कट्टर विरोधी था, पुरातन व्यवस्था को बनाए रखने का समर्थक था, और 1815 से 1848 तक मेटरनिख ने यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास को रोकने में यथासंभव प्रयास किया कि किसी तरह से हम विकास को रोक दें ताकि हम राजगद्दी पर बैठे रहें। मेटरनिख के प्रयास के बावजूद भी राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी भावनाओं का पूर्ण रूप से दमन नहीं किया गया। कितना भी मेटरनिख चाहा कि कोई आंदोलन हो रहा है उसको फ्राक से दबाओ, लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं दन पाया। और इटली के क्रांतिकारी मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की। ये आप याद रखिएगा कि यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो मेजनी ने किया था। एक संगठन बनाया था, गुप्त संगठन, जो चोरी छुपे संगठन चलता था, उन्होंने भी राष्ट्रवाद की भावना को बल दिया। तो राष्ट्रवादी संगठन कार्बोनेरी भी क्रांति संदेश को फैला रहा था धीरे धीरे, यानी अंदरे अंदरे इसको पता न चले और चलाते रहे, राजा को पता भी नहीं चले, गुप्त संगठन था। 1830 में यूरोप में अनेक भागों में विद्रोह होने लगा, और 1830 के यूरोपीय क्रांति की जो मुख्य बातें थी वो ये थी कि 1824 में लुई 18वां की मृत्यु हो गई। अब 18वां की जब लुई 18वां, और लुई 18वां क्या था, फ्रांस के राजगद्दी पर राजा के तौर पर बैठा था, जिसको 1824 में मृत्यु हो गई। तो उसके बाद चार्ल्स दसम गद्दी पर बैठा, ठीक है। अब चार्ल्स दसम भी जो था वो बहुत ही स्वेच्छाकारी राजा था, बहुत ही निरंकुश शासक था, यानी इस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है, जो मन होगा वो करेगा, ठीक है। अपना जो मतलब उसका कहना ही कानून होता था। तो चार्ल्स दसम बहुत ही स्वेच्छाकारी और निरंकुश शासक था। तो 26 जुलाई 1830 को शासक के विरोध में पेरिस में जनता ने विद्रोह कर दिया, और 31 जुलाई 1830 को चार्ल्स ने राजगद्दी छोड़ करके और इंग्लैंड भाग गया, ठीक है। इस क्रांति को जुलाई की क्रांति भी
कहा जाता है, जिसमें चार्ल्स दसम जो है अपना राजपाट छोड़ के भाग गया कहाँ, इंग्लैंड। ठीक है, चलिए क्रांति को जब ये चार्ल्स दसम हट गया तो यहाँ जो बुर्बो वंश था, बुर्बो वंश खत्म हुआ और यहाँ पर एक नया वंश आया जिसका नाम है आर्लेयंस वंश। ठीक है, और आर्लेयंस वंश के राजा हुए लुई फिलिप। लुई फिलिप को गद्दी पर बैठाया गया। लुई फिलिप बहुत ही उदारवादी और राष्ट्रवादी शासक था। फ्रांस के राष्ट्रवादी भावना की चिंगारी यूरोप के अन्य देशों में भी पड़े, जैसे बगल में स्पेन है, पुर्तगाल है, स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम, पोलैंड, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड में भी फैली और आगे चलकर फ्रांस में लुई फिलिप के खिलाफ आवाज़ उठने लगा। ठीक है, आवाज़ उठने लगा। ठीक है, उसके अंदर से भी आवाज़ उठने लगा। तो अब देखिए यहाँ पर तुर्की को यूरोप का मरीज क्यों कहा जाता है, तो देखिए तुर्की में क्या था, ओटोमन साम्राज्य था। इस ओटोमन साम्राज्य का जो स्थापना है वो 13वीं शताब्दी में उस्मान नामक सम्राट ने किया था। उस्मान नामक व्यक्ति ने किया था। तो उस्मान ने किया था किसका स्थापना, ओटोमन साम्राज्य का। ये लगभग आपको यूरोप, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के कुछ भागों पर अपना शासन कर लिया था, इतना बड़ा था। हाँ, वहाँ के राजा को खलीफा या सुल्तान कहा जाता था। तो तुर्की को यूरोप का मरीज इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि 1200 यानी 13वीं शताब्दी, 1266 या 1299 कहेंगे, तो 1200 मतलब 13वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य धीरे धीरे फैल रहा था। सारे मतलब एशिया महाद्वीप के पश्चिमी महाद्वीप पर हो गया, यूरोप पे कब्जा कर लिया था, पूरा यूरोप पे ओटोमन साम्राज्य का राज था। लेकिन 19वीं शताब्दी में इसका जो है शक्ति कमज़ोर होने लगा और इतना कमज़ोर होने लगा ना कि इसको यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। ठीक है, यूनान भी बहुत ही सभ्यता था। कहता है यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन कहा जाता है, पलना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यूनान प्राचीन और संस्कृति रूप से समृद्ध राष्ट्र था। इसका अतीत में बहुत ही गौरवमय था और यहाँ साहित्यक, कलात्मक, दार्शनिक और वैज्ञानिक एवं चिकित्सा संबंधी उपलब्धियों से पूरा यूरोप जो है उससे प्रभावित होते थे। ठीक है, अब आगे 1848 की क्रांति हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।